नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प जरूर करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको वो जल्दी से नोटिफाई हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 9 दिसंबर 1946। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी लगभग यहीं से शुरू होती है कि भाई भारतीय जो राजनीति है, जब भारत आज़ाद होने वाला था तो भारत को भी अपने संविधान की ज़रूरत थी। तो उसके लिए जो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और वो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में या दिल्ली में हुई थी। ये चीज़ें दोनों आपको यहाँ से याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, दो तरह के अध्यक्ष होते हैं। एक तो अस्थायी, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, मतलब जिसको थोड़े से टाइम के लिए एज ए चेयरमैन नियुक्त किया गया था। दूसरा होता है परमानेंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये भारतीय वकील थे, सांसद थे, मतलब एक अपनी जो संसद है उसके सदस्य थे और साथ में एक पत्रकार भी थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके जो चेयरमैन है वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको समझिए क्योंकि रेलवे एसएससी के एग्जाम के अंदर ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ये प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसकी जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो कब मीटिंग हुई थी? भाई 30 अगस्त 1947। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति की पहली जो सभा है या मीटिंग है वो कब हुई थी? 30 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर हम बात करते हैं कि प्रारूप समिति के अंदर कितने मेंबर थे, तो इसके अंदर 7 मेंबर थे जिनके नाम आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जैसे आपको पता है कि ये 7 सदस्य थे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सदस्य नहीं थे, मतलब आपको इनका पता होना चाहिए कि ये सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अस्थायी जो अध्यक्ष थे, जो टेम्परेरी चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इन्हें कब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन अगर बात करें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया, तो आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 को इन्हें नियुक्त किया गया था। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपल सा पूछता है, संविधान सभा द्वारा संविधान के अंतिम रूप को कब पारित किया गया? अंतिम रूप का मतलब क्या है कि देखिए, जो मीटिंग थी बहुत लंबे टाइम तक चली थी, लगभग 2 साल का समय लग गया था इसको कंप्लीट होने में, जो संविधान बनने में। तो जो उसका लास्ट हमारे पास फॉर्मेट बना था कि हाँ अब हम इसको पारित कर सकते हैं, वो कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया था, अपना जो संविधान है बन के तैयार हो गया था और इसको पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दे दिया गया था। अब इसके अंदर कोई और उस टाइम पर, जैसे बाद में संशोधन हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर भाई हाँ ये ठीक है, इसको मंजूरी दे दी गई थी 26 नवंबर 1949। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखना। एसएससी, सीजीएल, आपके जितने भी एसएससी के, रेलवे के अदर एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके स्टेट लेवल के, उनके अंदर इस जो ये टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने। ठीक है, 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को किस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था? देखिए, पहला जो क्वेश्चन था उसमें भाई अंतिम रूप कब दिया गया और लागू कब किया गया, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। आपको अच्छे से याद रखना है
पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। और उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 2 महीने के बाद इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके किस पार्ट को इसकी साउल कहा जाता है? इंग्लिश में इसको सोल कह देते हैं। तो किसको कहा जाता है? प्रस्तावना। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, प्रस्तावना। हम भारत के नागरिक किस तरह से स्टार्ट होती है ये, तो इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, पूरा संविधान इस प्रस्तावना के अंदर समाया हुआ है। अगर किसी को प्रस्तावना अच्छे से पता है तो मतलब सिंपल है कि भारतीय संविधान के अंदर जितने आर्टिकल हैं, जितने जो कुछ भी सेक्शन वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे इस प्रस्तावना के अकॉर्डिंग है कि जिस तरह से प्रस्तावना है उसी तरह से हमारे सेक्शन एंड आर्टिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? जो राष्ट्रगान है, जनगण हमारा, जनगण मन हमारा, तो उसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था? जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको स्वीकार किया था। और उसके 2 दिन बाद हमारा जो संविधान है लागू हो गया था, यानी 26 जनवरी 1950 को। देखिए याद रखना आपको, ये दोनों बिल्कुल पास पास की डेट है, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। ठीक है ना। 24 जनवरी को क्या हुआ था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रगान किसके द्वारा मतलब गाया गया था या लिखा गया था, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो क्या होता है अपना नेशनल एंथम होता है, एक अपना नेशनल सॉन्ग होता है, तो ये दोनों अलग अलग है, कई बार ये कंफ्यूज कर देते हैं। तो नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? मूल अधिकार का मतलब क्या है? जैसे समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, मतलब बोलने का अधिकार, इस तरह के कितने अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये संविधान ने हमें कितने दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो क्या है? 6। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे मूल अधिकार है इनका जिक्र किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया? तो आपको याद रखना है पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, मतलब 12 से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर किनका जिक्र किया गया है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है? देखिए शुरू में क्या था, संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार माना जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकार को जब भी कभी ज़मीन की रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए या कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जब भी ज़मीन की ज़रूरत होती थी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता था। जो ज़मीन का मालिक है वो कोर्ट केस वगैरह के अंदर इन चीज़ों को उलझा के रखता था, जिसके बाद सरकार ने महसूस किया कि जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको मूल अधिकार के बेस पे जब तक रखेंगे तो ये विवाद ऐसे ही रहेंगे, इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। तो एक संशोधन किया गया संविधान में जिसको हम 44वां संशोधन कहते हैं, जिसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? देखिए राइट टू एजुकेशन अगर हम बात करते हैं RTE, तो ऐसा ही कुछ कहता है कि भाई जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं सबको पढ़ने का अधिकार है। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उनको एडमिशन मिलना चाहिए। उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी क्या है भारत अच्छे से ग्रो करेगा। तो यह जो अधिकार है उनको किस सेक्शन, किस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? 21A के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? देखिए मूल अधिकार मैंने आपको बताया, फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं उनका यहाँ पे पूछा गया है कि रक्षक किसको कहा जाता है। देखिए जब भी आपके साथ कोई अन्याय होता है, मान लो आपके साथ जातिगत धर्म के आधार पर या स्वतंत्रता के आधार पर, समानता के आधार पर, किसी नौकरी पेशे के अंदर किसी भी तरह का अगर आपके साथ विवाद होता है तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कोई मिनिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय,
या हम दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों, हम इन दोनों के अंदर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार के साथ कोई भी तरह का खिलवाड़ या हमारे जो मूल अधिकार है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनके साथ कोई विवाद है। ठीक है, आपको याद रखना है जो हमारा न्यायालय है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। देखिए मूल कर्तव्य है, अब मूल अधिकार का मतलब क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कि भाई हमारा अगर हम भारत के नागरिक है तो हमें ये अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के कुल 6 अधिकार हैं। तो उसके साथ ही देश के संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हैं कि भाई आपको अपने देश के प्रति इन कर्तव्यों का पालन करना होगा। तो इसकी जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है, रूस से ली गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मूल कर्तव्यों का जो सेक्शन आर्टिकल है वो हमें कहाँ से मिला है, रूस के संविधान से हमें उसे अडॉप्ट किया है, उसे ग्रहण किया है। ठीक है, उसके बाद 14 क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उनकी टोटल जो नंबर्स है या संख्या है वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है 11। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछे तो वो कितने हैं, हमारे पास 6 हैं। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछे तो वो कितनी है, 11 है। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट लिया गया है वो कौन से देश से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर के आधार पर शामिल किए गए थे। जो मूल कर्तव्य है वो किस समिति की अनुशंसा, मतलब किस समिति ने उनका सुझाव दिया था उसके बारे में पूछा गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सवर्ण सिंह समिति। ठीक है, जैसे कमेटीज होती थी, अलग अलग तरह की कमेटी बनाई गई थी, किसी को किसी विचार के ऊपर, किसी को किसी के ऊपर। तो जो मूल कर्तव्य है उनके जो अनुशंसा की है वो कौन सी कमेटी ने की थी, सवर्ण सिंह कमेटी ने की थी, सवर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। इसका मतलब है कि जो भारत देश है, या आपसे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय संघ का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, प्रथम महिला कौन होती है, किसी भी राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, प्रथम महिला कौन होती है, किसी भी राज्य की सारी जो शक्ति हैं वो किसमें निहित है, ऐसे राष्ट्र की शक्तियाँ किसमें निहित है। तो आपको याद रखना है, अगर राष्ट्र का पूछे तो राष्ट्रपति, लेकिन अगर किसी राज्य का पूछेगा तो राज्यपाल हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, हमेशा ही राष्ट्रपति। अगर स्टेट की बात करते हैं तो वहाँ पर वो राज्यपाल हो जाता है। अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में है। अगर हम किसी पर्टिकुलर राज्य की बात करते हैं तो वो राज्यपाल की, मतलब संविधान ने जो प्रमुख दर्जा दिया है किसी भी राष्ट्र को, अपने भारत की बात करते हैं तो वो किसको दिया है, राष्ट्रपति, और राज्य की बात करते हैं तो राज्यपाल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आपके जो स्टेट एग्जाम होते हैं, आरआरबी के, एनटीपीसी के, इनके अंदर मोस्टली पूछा जाता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, साथ में जो लोकसभा स्पीकर हैं, राज्यसभा स्पीकर हैं, इनके कार्यकाल के बारे में लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, असलियत में एमपीज इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और एमपीज जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा बनते हैं बहुमत में, वही उन्हीं का क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए ओपन इलेक्शन नहीं होता, उसके लिए अलग से विधि अपनाई जाती है जिनके नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान। मतलब ये तीनों विधियां अपनाई जाती हैं राष्ट्रपति पद को चुनाव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 19 क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, इनकी जो मैक्सिमम संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो 552 है। अब ये 552 के अंदर डिवाइडेड है, जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इनमें से मतलब जो 552 है, इनमें से 530 मेंबर्स क्या है, स्टेट से रिप्रेजेंट होंगे। मतलब जो स्टेट है ना हमारी, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारी स्टेट्स हैं। इनमें से कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 530 होते हैं मैक्सिमम। अगर बात करते हैं जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से कितने होते हैं, 20 होते हैं। और 2 मेंबर्स को कौन चुनता है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा उनका नॉमिनेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है लोकसभा के कितने सदस्यों का जो नॉमिनेशन है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या बन जाता है, 2।
ये चीज़ याद रखनी है। कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा के, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए हमने पहले बात की थी कि भाई लोकसभा की, अब बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो लगभग मतलब मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन 250 में से 238 का चुनाव किया जाता है और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, वो क्या है कि एक तो क्या होता है, अपर हाउस होता है, एक तो अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक अपर हाउस किसको कहा जाता है? लोअर हाउस। अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा को। ये चीज़ आपको याद रखनी है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस। और जो लोअर हाउस है उसके लिए क्या होता है? लोकसभा होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आज तक बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में अगर आप अच्छे से इनको रिवाइज करते हैं तो आपकी हेल्प भी जरूर करेंगे। और दोस्तों साथ में आपके साथ में एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि इन्हीं क्वेश्चंस के जो ऑनलाइन टेस्ट है, क्विज है, हमने अपनी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर डाल रखी हैं, जिनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्विज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स पर क्लिक करके ऑनलाइन क्विज दे सकते हैं। अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको अलग अलग से नंबर ऑफ क्विज मिलेंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।